जॉन एलिया साहब लिखते हैं कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम। दोस्तों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक कूटनीति के तहत और एक चाणक्यवादी नीति के तहत इस प्रकार काम करने वाला एक गवर्नर जनरल, जिसको बंगाल का हम गवर्नर जनरल कहते हैं, उनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में मैं तुमको ब्रीफ कर दूं यार कि देखो, आज टेक्निकल इश्यू के कारण मैं लाइव नहीं आ पाया हूँ, इसलिए मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग ध्यान से मन लगा कर पढ़ो। आज की क्लास हमारी है आज की क्लास हमारी है जो मराठा साम्राज्य का युद्ध था, जो मराठा साम्राज्य में हम लोग पढ़ रहे थे, तब मराठा साम्राज्य का आज सेकेंड वार पढ़ेंगे। सेकेंड वार का मतलब है कि आंग्ल मराठा युद्ध की दूसरी वार। मैंने तुमको पिछली क्लास में बताया था कि 20 साल के लिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 20 साल के लिए शांति स्थापित हो गई थी कि 20 साल तक हम झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। लेकिन दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध को किस शुरुआत के बारे में समझेंगे, जाने के लिए सबसे पहले जान लो वेलेस्ली जब आता है। वेलेस्ली बहुत ही कूटनीति था, बहुत ही चाणक्यवादी था। इसने जब 1798 ईस्वी में इसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया, उसके बाद से 1799 में ही मैसूर को जीत लेता है, मैसूर को कंट्रोल कर लेता है वेलेस्ली। यहाँ पे टीपू सुल्तान को मार देता है। मैंने तुमको पिछली क्लास में बताया है कि टीपू सुल्तान को मारने के बाद मैसूर को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन ध्यान दो, वेलेस्ली आता है तो एक सहायक संधि लेकर आता है। इसका इसका काम था सहायता संधि। सहायक संधि का मतलब क्या होता है तुम समझो। सहायक संधि का मतलब होता है सहायता करना, किसी और की सहायता करना। तो वेलेस्ली जाता है और भारत के छोटे छोटे राज्यों को समझाता है कि देखो, आज तुम स्वतंत्र हो, कल तुम्हारा पड़ोसी तुम पे हमला करते, तुम क्या करोगे। तुम किसके पास जाओगे सहायता मांगने के लिए। तुम्हारा जो पड़ोसी आज तुम्हारा दोस्त है, लेकिन कल तुम्हारा ऊपर हमला कर देता है, तुमको कौन बचाएगा। तो वो राज्य भी सोचे कि बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन फिर बोला उसने, छोटे छोटे राज्यों ने समझा और बोला कि तो तुम्हारा क्या फ़ायदा है कंपनी के। कंपनी बोले देखो, हमारा कुछ फ़ायदा नहीं, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए आए हैं। इस सहायता को सहायक संधि कहता है, जिसमें वेलेस्ली कहता है कि देखो, तुम्हारे यहाँ मेरा सेना रहेगा, तुम्हारे यहाँ मेरा सेना रहेगा। इस सेना का खर्च तुम दोगे, इस सेना का खर्च तुम दोगे और तुम्हारे पैसे से सेना काम करेगा और तुम्हें बचाएगा, क्योंकि हमारा सेना जो है आधुनिक हथियार से लैस है, हमारा सेना आधुनिक प्रशिक्षित है, हर मामले में बहुत ट्रेंड है। तो फिर वेलेस्ली की जो सहायक संधि, देखो किसी और क्लास में हम अगले क्लास में हम अच्छे से पढ़ेंगे वेलेस्ली की सहायक संधि का। अभी ध्यान दो, मेन टारगेट है हमारा आंग्ल मराठा जो सेकेंड वार है, समझना। तो देखो, 1498 में लॉर्ड वेलेस्ली की गवर्नर बनता है और उसका भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को कम करना। उसका मानना था कि अगर भारत जैसे देश में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तो हमको फ्रांसीसी प्रभाव को कम करना पड़ेगा। मतलब जो यूरोपीय शक्ति हैं, जैसे फ्रांसीसी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तमाम शक्तियों को भारत में जो बढ़ता हुआ प्रभाव कम करना है। इसके लिए इसने वेलेस्ली ने सहायक संधि लाई थी कि सहायता के माध्यम से हम राज्यों को सहायता देंगे, वहाँ पे अपना सेना रखेंगे, फिर हमारा सेना रहेगा। फिर वो राज्य किसी और राज्य से अगर किसी प्रकार का कोई बात विचार करना होगा तो राज्य डायरेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा मदद लेंगे। इसको कहते हैं वेलेस्ली की सहायक संधि, और भारतीय राज्यों को अंग्रेजों के अधीन लाने का एक रणनीति थी। देखो, तो तुम बात समझो, ये तो हो गया वेलेस्ली की सहायक संधि। लेकिन ध्यान दो, वेलेस्ली की सहायक संधि के बाद मराठाओं में आंतरिक संघर्ष होता है। आज की क्लास जो मराठा वाली है, देखो अंग्रेज सोच रहे थे कि कैसे हम इन मराठाओं को कंट्रोल करें, कैसे मराठाओं को कंट्रोल में लाए, क्योंकि जब तक नाना फडणवीस जिंदा थे, 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु होती है। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु होती है 1800 में। लेकिन जब तक जिंदा थे तब तक अपने हिसाब से पेशवा नियुक्त करते थे। जो पेशवा बनता था मराठा में, वो पेशवा नाना फडणवीस के हिसाब से बनता था। पेशवा की हिम्मत नहीं था कोई और पेशवा बन जाए जब तक नाना फडणवीस ना चाहे। लेकिन जब जैसे ही नाना फडणवीस की 1800 ईस्वी में मृत्यु हुई, उसके बाद से यहाँ पे षड्यंत्र की शुरुआत होती है। यहाँ पे षड्यंत्र की शुरुआत होती है। अब षड्यंत्र इतना बढ़ जाता है कि अब अंग्रेजों को भी दिख रहा था कि नहीं, मराठा शक्ति कमजोर पड़ रही है, क्योंकि मराठा में संघर्ष के दो पिलर थे। एक था होलकर और दूसरा था सिंधिया। एक था होलकर में कौन था, तो होलकर में था, ध्यान रखना, दौलत राम होलकर, यशवंत राव होलकर। और सिंधिया में कौन था, दौलत राव सिंधिया। अब दोनों का मानना था कि दोनों चाहते थे कि जो पेशवा है, पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय। पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकेंड।
तो दोनों का मानना था कि इस पेशवा पर कंट्रोल हमारा होगा, इस पेशवा को कंट्रोल हम करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन ध्यान दो, दौलत राव सिंधिया चाहता था कि पेशवा हमारे हिसाब से काम करे, होलकर चाहता था, यशवंत राव होलकर चाहता था कि पेशवा हमारे हिसाब से काम करे। और क्योंकि नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी और मराठा सरदारों का अलग विरोध था पेशवाओं के खिलाफ में, इसी को देखते हुए दोनों में झगड़ा बढ़ता है और सिंधिया बनाम होलकर का एक लड़ाई होती है, सिंधिया बनाम होलकर की एक लड़ाई होती है। और इसमें घटना होता है कि जो दौलत राव सिंधिया और यशवंत होलकर पूना में अपना प्रभाव देखो, जो पूना है ना, जिसको पूना है, या पूना जो मराठा साम्राज्य का राजनीति का केंद्र था, राजनीति का एक केंद्र था। और यहाँ पे चाहते थे कि हमारा प्रभाव हो, क्योंकि पेशवा का प्रभाव यहाँ पे था, लेकिन पेशवा को कंट्रोल करने के सारे चाहते थे कि हमारा प्रभाव, हमारा प्रभाव। इसी को देखते हुए यहाँ पे जो बाजीराव द्वितीय पेशवा था, लेकिन धीरे धीरे बाजीराव द्वितीय पर सिंधिया का प्रभाव बढ़ने लगा, सिंधिया इसको अपने कंट्रोल में लेने लगा। और इसको देखकर होलकर को तो अच्छा लग नहीं रहा था, लेकिन होलकर भी क्या करें, लेकिन सिंधिया एक गलती करता है, क्योंकि होलकर जो था, होलकर का एक बेटा था जिसका नाम था बिट्ठोजी होलकर, इसकी हत्या सिंधियाओं ने करा दिया। बिट्ठोजी होलकर की सिंधिया 1802 की बात है, 1802 की बात है, इसकी हत्या होलकरों ने करा दिया। अब जैसे ही इसकी हत्या सिंधियाओं ने कराया था, ये होलकर समुदाय का था, होलकर था। अब जैसे इसकी हत्या होता है तो होलकरों का पावर बहुत गर्म हो जाता है, होलकरों का पावर गर्म होता है। तो इन्होंने क्या किया, पूना पे आक्रमण किया और पूना पे आक्रमण करके इतना पीटा सिंधिया को और सिंधिया को जो बाजीराव द्वितीय था, होलकरों ने इतना मारा, 1802 की बात है, कि बाजीराव द्वितीय को भाग कर पेश जाकर और एक प्रांत था जिसको कहते हैं बेसिन, कहते हैं बेसिन, महाराष्ट्र में एक प्रांत है बेसिन, उस बेसिन में जाकर इसको शरण लेनी पड़ी, छिपनी पड़ी। अब इसके पास चारा नहीं था, इसका राज्य भी छीन गया था, होलकर कंट्रोल कर लिए थे, सिंधिया भी पिट चुके थे। अब इनके पास कोई चारा नहीं था, तब थे इनका एक ही ध्यान गया, अब अंग्रेजों को मौका मिला कि अब तो हमें मौका मिला है कंट्रोल करने का। अंग्रेजों ने आया और कहा कि देखो, मैं तुमको राज्य दिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको हमको संधि करनी पड़ेगी और संधि में कुछ हमारी शर्तों को तुमको मानना पड़ेगा। तब क्या करे, जो बाजीराव था, जो बाजीराव द्वितीय था, ये क्या करे, ये तो मजबूरन इसको संधि करनी पड़ी। इसको संधि को कहते हैं बेसिन की संधि, 1802 की बेसिन की संधि। किसके किसके बीच में हुई, जो पेशवा था, जो मराठा साम्राज्य का पेशवा था, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में संधि होती है। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने के लिए बेसिन की संधि की और उसने कहा कि पेशवा को पुनः सत्ता दिलवा दिया, होलकरों के प्रभाव को समाप्त कर दिया और अंग्रेजी की सहायता, अंग्रेजों को मतलब सहायक संधि इसने स्वीकार कर ली। किसने, पेशवा ने 1802 में सहायक संधि स्वीकार कर ली। इसके पास कोई चारा ही नहीं था, होलकर भी पिट चुके थे। अब जैसे ही देखो अंग्रेजों का संधि होती है तो उसमें उनकी एक निहित होता है कि हमको क्या चाहिए, उनका जो डिमांड था वो भी इसको पूरा करना ही था। सो डिमांड के रूप में जानो क्या क्या था। अब जब एक तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर ली, सहायक संधि का मतलब है अब जो मराठा था, मराठा एम्पायर में अंग्रेजी सेना आ गई यहाँ पे। अब मराठा किसी राज्य से कोई इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझते हो ना, एक राज्य का दूसरे राज्य से संबंध, अगर संबंध स्थापित करना है फिर इसकी सहायता लेनी पड़ती थी। तमाम चीज़ें ऐसी हो गई। पेशवाओं ने अंग्रेजों की सहायता से सेना रखना स्वीकार किया, उसने खर्च राज्यों पर थोप दिया। पेशवाओं ने अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को स्वीकार नियंत्रण में चला गया कि हाँ, अंग्रेजों के हिसाब से हम काम करेंगे, मेरे पास ऐसा कोई नीति नहीं रह गई। अन्य यूरोपीय शक्ति को राज्य में प्रवेश करने को प्रतिबंधित कर दिया गया कि नहीं, बिना हमारे परमिशन का तुम किसी विदेशी लोग को भारत में नहीं लाने दोगे। अब देखो इतना ही नहीं, सूरत को अंग्रेजों ने सूरत ले लिया, पेशवाओं से सूरत भी ले लिया। कुछ जैसे गुजरात का वन क्षेत्र से होने वाले राजस्व को अंग्रेजों को दे दिया। लगभग का ध्यान रखो, इस क्षेत्र से लगभग 26 लाख का सालाना राजस्व होता था। इस राजस्व में जैसे गुजरात हो गया, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ का राजस्व का अधिकार अंग्रेजों ने ले लिया। निजाम से अंग्रेजों ने कहा देखो निजाम मेरा दोस्त है, अब निजाम से तुम चौथ नहीं वसूल करोगे, निजाम को परेशान नहीं करोगे। तो पेशवाओं ने स्वीकार कर लिया कि हम निजाम से किसी प्रकार का कोई वैर नहीं रखेंगे, निजाम को अपना भाई मानेंगे। ऐसे पेशवाओं ने स्वीकार कर लिया और पेशवाओं की स्वतंत्र राजनीति शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई। क्या हो गया भाई, अब पेशवा अंग्रेजों के हिसाब से काम करने लगे। देखो जो मराठा शक्ति था, जिसने शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, उनका कहना था कि पूरे भारत पे हम राज्य करेंगे। आज उनका जो नुमाइंदा, उनका जो परिवार के लोग, उनका लोग आज किसके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आज अंग्रेजों के हिसाब से काम कर रहे हैं। अंग्रेजों ने पेशवाओं को पुनः गद्दी दे दी, बाजीराव को पुनः गद्दी पर बैठा। अंग्रेजों ने बेसिन की संधि के बाद होलकरों की शक्ति को पीछे हटाया और
बाजीराव को पुनः पेशवा बना दिया। यही तो बाजीराव चाहता था, लेकिन क्या फ़ायदा, तुमने बहुत कुछ गवा दिया जो नहीं चाहा। अंग्रेजों ने पहली बार मराठा संघ के प्रमुख पेशवा को अपनी शक्ति सैन्य सहायता पुनः स्थापित किया, लेकिन आज अंग्रेज बहुत खुश थे। बेसिन की संधि को देखते हैं। देखो, अंग्रेजों को जितनी, जैसे मान लो बंगाल में भी अंग्रेजों को बंगाल कंट्रोल करने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। 1757 की प्लासी की लड़ाई, 1764 की बक्सर का युद्ध, उसके बाद से 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। लेकिन ध्यान दो, मैसूर गया तो मैसूर में भी अंग्रेजों को लड़नी पड़ी। 1799 तक युद्ध लड़ा, उसके बाद से मैसूर मिला। लेकिन यहाँ पे थाली में सजाकर भारत तो नहीं, लेकिन थाली में सजाकर भारत की ओर बढ़ने का एक रास्ता मिल गया था। यहाँ पे मराठाओं की स्वतंत्र विदेश नीति समाप्त हो गई। अब क्या, मराठा खुद पे खुद, देखो, मराठा मराठा साम्राज्य से सहायक संधि और मराठा साम्राज्य को कंट्रोल करने में अंग्रेजों को किसी प्रकार की कोई विशेष क्षति नहीं पहुंची। पेशवा अंग्रेजों पर निर्भर हो गया, मराठा सरदार अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है। जब 1802 में सहायक संधि पेशवा ने स्वीकार कर लिया, तो युद्ध की तो थी ही। जितने भी मराठा साम्राज्य थे, मराठा सरदार थे, वो कहते थे क्यों तुमने युद्ध को क्यों तुमने स्वीकार किया सहायक संधि, इसके लिए युद्ध तो होना ही था। तो 1803 से लेकर 1805 तक युद्ध होता है। 1805 तक युद्ध होता है। बेसिन की संधि के बाद युद्ध की शुरुआत होती है। लेकिन क्या होता है, जब मराठा ही तुम्हारे क्षेत्र में, तो तुम क्या करोगे बताओ। युद्ध में कुछ विशेष होता नहीं है। ध्यान रखना, आज की क्लास का जो इम्पोर्टेंट है, बेसिन की संधि कब हुई, तो बेसिन की संधि कब हुई थी तुम बताओ। 1802 में। क्वेश्चन मार्क देखो, पूना पर अधिकार करने वाला मराठा नेता कौन था जिसने पूना पर अधिकार कर लिया था? कौन किया था बताओ? यशवंत होलकर। इसने पूना पर अधिकार करने वाला मराठा नेता था, जिसने बाजीराव द्वितीय को मारकर खदेड़ कर पूना पर अधिकार कर लिया था। होलकर था। बेसिन की संधि किसके बीच में हुई थी? अंग्रेज था, एक तरफ अंग्रेज था, एक तरफ बाजीराव द्वितीय था। ध्यान रखना, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ध्यान रखना, सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? तो वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाई थी। ना ही डलहौजी, ना ही कर्नवालिस, ना ही हेस्टिंग्स। समझे? और आज की क्लास का जो हमारे मेंस का क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। बेसिन की संधि मराठा शक्ति के पतन और भारत में अंग्रेजी प्रभुता के विस्तार की दिशा में एक निर्णायक कदम थी। बेसिन की संधि थी, और इस कथन के संदर्भ में बेसिन की संधि की परिस्थितियों, प्रमुख प्रावधानों और परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। देखो, क्वेश्चन क्या कहता है कि बेसिन की संधि मराठा शक्ति का पतन कैसे होता? हो गया पतन, तो होगा नहीं जब 1802 में तुमने बेसिन की संधि कर ली। इस संधि के तहत तुमने गुजरात के कुछ भाग दे दिया, जहाँ से लगभग 26 लाख का तुमको राजस्व मिलता था। 26 लाख का तुमको राजस्व मिलता था, वो अंग्रेजों का अधीन चला गया। इसके साथ साथ तुम्हारी विदेश नीति और तुम्हारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, वो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गई। तुम्हारे यहाँ जो सेना है, तुम्हारे यहाँ जो मिलिट्री पावर है, वो भी अंग्रेजों के हिसाब से चल रहा है। तुम्हारे पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। भारत में अंग्रेजी प्रभुता के विस्तार की दिशा में एक निर्णायक कदम थी, बिल्कुल थी। अब अंग्रेजी प्रभुता तुम्हारा बिना कुछ लड़े, बिना कुछ किए ही अब पेशवा खुद जाकर अपने मराठा साम्राज्य को थाली में परोस कर दे देता है 1802 में। किसको? अंग्रेजों को। तो क्या फ़ायदा? अब तो अंग्रेज ऐसे ही मालिक बन गए, अंग्रेजों को थाली में परोस कर मिल जाता है। इसी को मूल्यांकन करना। देखो, तो आज की क्लास की मेरी मुख्य विषय था कि आप तुमको समझाऊं किस प्रकार लड़ाई होता है। देखो, टेंशन मतलब, कल की क्लास फिर मैं लाइव आऊँगा। आज की क्लास थोड़ा टेक्निकल इसी को कारण मैंने आज लाइव क्लास नहीं ले पाया, लेकिन टेंशन मतलब, पढ़ाई का वही तरीका है, वही सेगमेंट है, सब कुछ वही है, तुम टेंशन मत लो। और अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर 73 बीपीएससी में तुम चाहते हो, 73 बीपीएससी में अच्छा, अगर हिस्ट्री का सेगमेंट तुम्हारा बेहतर हो, तुम टेंशन मत लो। हिस्ट्री का जिम्मेवारी मेरा है। वो हिस्ट्री, अगर पीटी का बात हो या मेंस का बात हो, सारी चीज़ें हम कवर कराऊंगा, तो टेंशन मत लो। हर चीज़ की जिम्मेवारी मेरा, पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू तक का तुम्हारा नॉलेज ऐसा होगा कि तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।